नमस्कार दोस्तों, आपका अपना एग्ज़ाम क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का यह पार्ट तीसरा होगा। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। आप दोनों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है अपना एग्ज़ाम क्लासेस। आप वहां कैलेंडर से संबंधित या इंग्लिश से संबंधित कुछ वीडियो वहां अपलोड की गई हैं, आप देख सकते हैं। सो चलते हैं। हम आज पढ़ेंगे पार्ट 3। पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम। पार्ट 3। दोस्तों, नंबर सिस्टम में यह पार्ट 3 है। आप यह क्लास लेने के बाद आप जब अंतिम में जब वीडियो आप बंद करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमें कुछ नई चीज़ मिली है जो यूट्यूब पर लगभग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा से धैर्य बनाकर रखें, वीडियो को अंत समय तक ज़रूर लेकर चलें। दोस्तों, हैं तो छोटी छोटी जानकारी लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे जीरो के बारे में। जीरो के बारे में जानेंगे। जीरो क्या चीज़ है? जीरो सम संख्या है, जीरो विषम संख्या है, जीरो अभाज्य नंबर है, जीरो सहअभाज्य नंबर है। अर्थात हम जीरो के बारे में क्रमबद्ध से, मतलब सीरियल बाय सीरियल एक सीखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या जीरो सम संख्या है? दूसरा सवाल, क्या जीरो विषम संख्या है? क्या जीरो सम संख्या है या फिर क्या जीरो विषम संख्या है? सम पूर्णांक 3 क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि क्या जीरो सम संख्या है, कि जीरो विषम संख्या है, कि जीरो पूर्णांक संख्या है। अर्थात हम जीरो के बारे में सीरियल बाय सीरियल से जानेंगे कि जीरो सम है या फिर जीरो विषम संख्या है या फिर जीरो सहअभाज्य संख्या है, जीरो एक प्राइम नंबर है। सीरियल बाय सीरियल से जानेंगे। सो चलते हैं सम के लिए। जीरो सम है या विषम? सम ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य होती हैं, उसे हम सम कहते हैं। तो जीरो में हम 2 से भाग करेंगे अर्थात जीरो आएगा। इसका मतलब जीरो जो है सम संख्या है। विषम, इसका चेक करेंगे। जीरो में विषम संख्या 2 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त होती हो, हम 5 कर लेंगे तो फिर जीरो आएगा। फिर जीरो में फिर चाहे जो भी डिजिट लिखेंगे, कुल मिलाकर जीरो ही आएगा। अंत में भागफल जीरो ही आना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो एक विषम संख्या भी है। अब जीरो सम संख्या है, जीरो विषम संख्या है, जीरो सम पूर्णांक है। जीरो सम पूर्णांक दोस्तों इसलिए है कि पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं, पूर्णांक संख्याएं उन्हें कहते हैं जिसमें जीरो को शामिल कर लेने पर, मतलब +4 से लेकर -4 तक, अर्थात इसमें प्लस से लेकर माइनस तक इसमें 0, -2, +2 इस तरह से अनंत तक संख्याएं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या में दोस्तों वो होती हैं संख्याएं कि जब माइनस चार्ज भी आए उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसलिए जीरो समपूर्णांक भी है, जीरो विषम संख्या भी है, जीरो सम संख्या भी है।
अर्थात जीरो अपने आप में एक यूनिक नंबर है। जीरो के लिए हम अभी नहीं कह सकते नहीं जीरो विषम ही है, जीरो सम ही है, जीरो सहअभाज्य है। जीरो एक प्राइम नंबर है, इसे भी हम चेक कर सकते हैं क्या जीरो एक प्राइम नंबर है। तो जीरो प्राइम नंबर के लिए यह होना चाहिए कि वह एक से और स्वयं से विभाजित हो। तो दोस्तों एक से तो यह विभाज्य हो जाएगी, लेकिन स्वयं से जब जीरो से विभाजित करेंगे तो इसका आंसर इन्फिनेटिव में आएगा, अर्थात अनंत आएगा। तो इसलिए हम इसे प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं रख सकते, अर्थात इसे हम अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रख सकते। जीरो के बारे में हमने क्या क्या सीखा? जीरो सम भी हो सकता है। जीरो के बारे में हमने क्या सीखा? जीरो के बारे में सम संख्या है, विषम संख्या है और यह समपूर्णांक संख्या है। और जीरो अभाज्य संख्या नहीं है। जीरो सम है, जीरो विषम है, जीरो समपूर्णांक है, जीरो अभाज्य संख्या नहीं है। सो आगे चलते हैं। जीरो के बारे में हमने इतना जान लिए कि जीरो सम विषम पूर्णांक समपूर्णांक अभाज्य संख्या है। अब हम एक छोटे से पॉइंट पर आते हैं। दो एकमात्र ऐसी सम अभाज्य दो एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। सम दोस्तों जनरली यह होता है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो या स्वयं से कटेंगी या फिर किसी अन्य से। अभाज्य के लिए अभाज्य का क्राइटेरिया है, अभाज्य के लिए स्वयं या तो स्वयं से विभक्त हों, स्वयं से विभक्त हों या फिर एक से विभक्त हों। तो क्या दो जो है ये दोनों मानक को पूरा कर रहा है? हम देखते हैं। दो जो है स्वयं दो से कट रहा है और एक से भी कट रहा है, जबकि दो अपने आप में एक सम संख्या है। इसलिए दो एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। आगे चलते हैं। दो के बाद तीन में आते हैं। तीन देखते हैं। थ्री सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है दोस्तों, यहाँ विषम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी, इससे छोटी अभाज्य संख्याएं नहीं होती। इससे छोटी अभाज्य संख्याएं नहीं होती कि तीन से भी छोटी कोई अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखते हैं क्या तीन जो है मानक को पूरा कर रहा है। तो तीन से और एक से विभाजित हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। आगे चलते हैं। हमने दो के बारे में जान लिया, तीन के बारे में जान लिया। अब चलते हैं दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों वह संख्या 97 है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है।
दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 11 है। दो अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ सबसे बड़ी है और यहाँ सबसे छोटी है, तो यहाँ 97 है और यहाँ 11 है, अर्थात 11 है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आते हैं 3 अंकों में। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 101 होती है। दोस्तों यह जानकारी फैक्चुअल है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, प्राइम नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, सआभाज्य संख्या है, लेकिन क्या हमें उन्हें रियल में पता है या नहीं पता है, यहाँ यही जानने वाली बात है। आगे चल रहे हैं। 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है दोस्तों, माफ़ कीजिए दोस्तों, यहाँ 4 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1001 है। अर्थात अभी तक हमने 2 अंकों, 3 अंकों, 2 अंक बारे में जाने, फिर 3 अंक, अब 4 अंक के बारे में जान गए। तो हम देखते ही या कैसे पहचान लेंगे कि कोई सम विषम 2 अंकों में कितना है, 3 अंकों में कितना है। तो हमें याद रहेगा कि 11, 97, 101, 1009, या सबसे छोटी या सबसे बड़ी, या 3 अंकों की सबसे बड़ी या 4 अंकों की सबसे बड़ी। 11, 97, 101। आगे चलते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम के पार्ट में। हम नंबर सिस्टम के पार्ट में दोस्तों, आप YouTube पर आप जब भी क्लास किसी भी एजुकेटर का आप जब भी देख रहे हैं, तो आपको एक जगह ऐसी जानकारियाँ शायद ही किसी YouTube के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों इसे शुरू से लगाकर अंत तक ज़रूर देखें, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको अलग लगेगा। यहाँ अब इसके आगे दोस्तों है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम दोस्तों, जब एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो हम संख्या को देखते ही पहचान ले कि यह संख्या 2 से विभाज्य है, यह संख्या 3 से विभाज्य है, यह संख्या 4 से विभाज्य है, यह संख्या किस संख्या से कट सकती है। तो यह भी दोस्तों जानना है। तो दोस्तों बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है। हम इसे स्किप नहीं कर सकते, इसे हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए दोस्तों थोड़ा से धैर्य बनाइए रखिए। चलें, सबसे पहला देखेंगे 2 से विभाज्य होने वाली संख्या
दोस्तों 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। दोस्तों यहाँ पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि संख्या और अंक दोनों एक अलग चीज़ हैं। जिसे हम डिजिट बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम अंक बोलते हैं। संख्या अंकों का समूह है। संख्या अंकों का समूह है, अर्थात 3 बराबर अंक लेकिन 35 बराबर संख्या। तो यहाँ दोस्तों आपको यह जान लेना है कि जो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, हमें संख्या पता करना है, हमें संख्या, ना कि हमें अंक पता करना है। अंक तो हम वैसे भी पता लगा सकते हैं कि 2 से 4, 6, 8, लेकिन यहाँ हमें संख्या बताना है। तो 2 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है, हम इसे पता करने के लिए किसी संख्या के, वहाँ लिखेंगे 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 अगर हैं हो तो 0, 4, 6, 2, 8 अगर है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभक्त हो जाएगी। पूर्ण रूप से 2 से विभक्त हो जाएगी। 2 से विभक्त हो जाएगी, वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभक्त हो जाएगी। जैसे संख्या लेते हैं कि क्या संख्या लेते हैं 1054, 2020, 1753। अब हम इसे देखते ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या विभक्त होगी, कौन सी संख्या नहीं विभक्त होगी। लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये हो सकता है। लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये हो सकता है। लेकिन लास्ट में 3 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि 2 से कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, 2 से कौन सी संख्याएं विभक्त हो सकती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 2 के बाद नंबर 3 का आता है। 2 के बाद नंबर 3 का आता है। यहाँ आप लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्या। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो इसमें दोस्तों यह है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। दोस्तों यहाँ एक शब्द गुणज आया है। गुणज का मतलब वह है कि उसमें 3 के मल्टीपल हैं, अर्थात उसमें 3 का एक गुणनखंड है। अर्थात हम ऐसी संख्याएं लिखेंगे, जो हम लिखेंगे कि कोई भी संख्या हम लिखते हैं और हम देखते हैं या पहचाने कि क्या वह संख्या 3 से विभक्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लिखेंगे संख्या, पहली संख्या ये है। दूसरी संख्या है दोस्तों 654। तीसरी संख्या है दोस्तों, तीसरी संख्या है 97023। तीसरी 7,81,245, 7,81,245। और यहाँ लिखा है इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। लिखेंगे 96,87,654।
अर्थात ये तो पढ़ने वाली बात हो गई। हम इसे चेक करेंगे कि क्या रियल में या 3 से विभक्त है या 3 से विभक्त नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो रूल क्या कह रहा है कि योग 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 3 का गुणज होना चाहिए। योग 3 का गुणज होना चाहिए। चले देखते हैं। संख्या के अंकों का योग। अंक दोस्तों जिसे हम आपको पहले ही बता दिए कि संख्या अलग चीज़ है और अंक अलग चीज़ है। अंक 7, 8, 1, 2, 4 ये हैं। तो हम लिखेंगे 7, 8, 1, 1 + 2 + 4 + 5 +5 जोड़ेंगे, बराबर करेंगे। तो देखते हैं 8, 7, 15, 15, 1, 16, 16, 2, 18, 18, 4, 22, 22, 5, 27, 27 3 से विभक्त हो जाएगी दोस्तों। इसका मतलब यह जो है यह 3 से कट जाएगी। अगला देखते हैं 9 + 6 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4। इसका सम करते हैं। 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23, 7, 30, 30, 6, 36, 36, 5, 41, 41, 4, 45। इसका मतलब दोस्तों यह भी 3 से विभक्त हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं दोस्तों। 9, 7, 16, 16, 2, 18, 18, 3, 21। इसका मतलब दोस्तों यह भी 3 से विभक्त हो जाएगी। अगला देखते हैं 3 से विभक्त होने वाली संख्या, 4 से विभक्त होने वाली संख्या। 3 से विभक्त होने वाली संख्या तो हमने देख लिया। 3 से विभक्त होने वाली संख्या है दी गई संख्या के अंकों का योग जो है 3 का गुणज 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगला देखेंगे 4 से विभक्त होने वाली संख्या। 4 से विभक्त होने वाली संख्याएं आगे कुछ भी लिखा हो दोस्तों, आगे कुछ भी लिखा हो। यदि 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 3, 8, 2 की पावर 4 बराबर 16। अर्थात किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो दोस्तों, अगर उसका अंतिम दो अंक यदि 4 से कट जा रहा है तो वह संख्या पूरी संख्या जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 4, 0, 8, 3, 2। इसका मतलब है दोस्तों हम यहाँ ना तो किसी संख्याओं को आपस में नहीं जोड़ेंगे, हम सिर्फ 2 अंकों को देखेंगे कि जो 2 अंक है क्या वह 4 से विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अगर 4 से विभक्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वह पूर्ण संख्या यानी संपूर्ण संख्याएं जो है 4 से विभक्त नहीं होगी। अब यहाँ हम चेक करेंगे 4 × 8 = 32। इसका मतलब दोस्तों यह 4 से पूर्ण रूप से विभक्त है। इसी प्रकार से हम 8 का देखेंगे। 8 का मतलब है दोस्तों 2 की पावर 3, अर्थात अब हम 3 डिजिट लेंगे कि क्या वह संख्या 8 से विभक्त है कि नहीं विभक्त है। 8 से विभक्त होने के लिए हम यह भी चेक कर लेंगे, उसके 3 अंकों में जाएंगे। 3 अंकों में जाने के लिए जैसे दोस्तों हम लिखेंगे 4536 लिखेंगे। क्या यह संख्या 8 से विभक्त है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके अगर हमें 4 से चेक करना है तो हमें उस अंकों के जो दी गई है संख्या है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से अंतिम 2 अंकों में 4 से विभक्त करेंगे।
ये तो 4 से हो गया। अगर दे दिया 8 से दे दिया, अगर यह पूछ लिया कि यह निम्न संख्याएं जो है क्या यह 8 से विभक्त है कि नहीं विभक्त है, तो हम जहाँ 2 अंक लेकर रखे हैं वहाँ हम 3 अंक लेकर रखेंगे। जहाँ हम 2 डिजिट लिखे थे 4 के लिए, वहाँ हम 8 के लिए 536 लिखेंगे। अब 536 में हम 8 से भाग करेंगे, 536 में हम 8 से भाग करेंगे। अगर यह संख्या आगे कुछ भी नंबर हो, आगे हमें नहीं पता कहाँ तक नंबर है, कुछ भी जो भी हो, सिर्फ 3 डिजिट लास्ट के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक दोस्तों, सिर्फ अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जा रहा है तो इसका मतलब संपूर्ण संख्या जो है वो 8 से विभक्त होगी। चलिए इसका देखते हैं। तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 48 और यहाँ हुआ 5 और 6, फिर आया 8 सते 56। इसका मतलब यह पूर्ण रूप से कट गया। इसका मतलब यह संपूर्ण संख्या जो है 8 से विभक्त है। इसी प्रकार हम दोस्तों देखेंगे कि क्या संख्या वह 16 से विभक्त है। 16 से विभक्त होने के लिए मान लीजिए कोई संख्या A B C D E है, इसका मतलब E है F G H। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कल्पना कर सकते हैं यहाँ 9 8 7 5 4 3 2 1 है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या वह संख्या 16 से विभक्त है कि नहीं है। 16 से विभक्त होने के लिए यह 2 की पावर 4 है, तो यहाँ हम 1 2 3 और 4, यहाँ हम सिर्फ 4 अंक लेंगे, अंतिम 4 अंक लेंगे। अगर अंतिम 4 अंक से वह संख्या कट जा रही है, अगर अंतिम 4 अंक जो है 16 से विभक्त हो जा रही है, तो इसका मतलब संपूर्ण संख्या जो है 16 से विभक्त हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं। तो 2 से 4 से विभक्त होने के लिए क्या क्या जरूरी है। 4 से विभक्त होने के लिए अंतिम दो अंकों में हम 4 से विभक्त करते हैं। 4 से विभक्त होने के लिए 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, यदि संख्या के अंतिम दो अंक विभक्त हो जा रहे हैं, तो वह संपूर्ण संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। दोस्तों यहाँ यही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ 2 अंक लेना है। 4 से विभक्त के लिए 2 अंक लेना है। 8 से विभक्त के लिए हमें 3 अंक लेना है। 3 अंक लेना है। 16 से विभक्त के लिए हमें 4 अंक लेना है। 4 अंक लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें 2 से विभक्त के लिए और 4 से विभक्त के लिए 8 से, इसी प्रकार हम 32 से भी चेक कर सकते हैं, अर्थात यह 2 का मल्टीपल है दोस्तों। चलें अब चलते हैं 5 से विभक्त के लिए। क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, यदि संख्या के अंत में 0 है या फिर 5 है, तो वह संपूर्ण संख्या 5 से कट जाएगी।
यदि 5 से हमें 5 से विभक्त होने वाली संख्या के बारे में जानना है। यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संपूर्ण संख्या 5 से विभक्त होगी। आइए चेक कर लेते हैं। पहला है 490, दूसरा है 2024, तीसरा भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सी जो है 98। तो यहाँ हम देखते ही बता देंगे कि कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, कौन सी संख्या नहीं कट सकती हैं। ऐसी संख्या है जिसके अंत में 0 और 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब यह 5 से कट जाएगी। और ये 2 संख्याएं नहीं कट सकती क्योंकि इनके अंत में 4 है और 6 है। आगे चलते हैं दोस्तों। 5 के बाद नंबर 6 का आता है। 6 का अब यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। हमें ऐसी संख्या पता करना है दोस्तों जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य होने के क्या क्या मानक हैं, उसका अपना एक क्राइटेरिया है कि उसे वह पूर्ण करे तभी वह संपूर्ण संख्या 6 से विभक्त हो सकती है। तो 6 से विभक्त होने के लिए दोस्तों उस संख्या को 3 और 2 से विभाज्य होना चाहिए। 6 से विभक्त होने के लिए संपूर्ण संख्या को 3 और 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसके पहले से हमें पता हो गया है कि 3 से विभक्त होने के लिए संपूर्ण संख्याओं का योग, 2 से विभक्त होने के लिए अंतिम में 0 4 6 2 8 आना चाहिए। अंतिम में 0 4 6 2 8 आना चाहिए। इस प्रकार हम 6 का निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ एक विशेष ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि आप 3 का वहाँ तो फैक्टर हो गया, 3 से तो कट गई संख्या, लेकिन 2 से नहीं कटी। इसका मतलब अगर इसमें कोई भी एक मानक पूरा नहीं हुआ तो वह संपूर्ण संख्या 2 से विभक्त नहीं होगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए वह संख्या 2 का फैक्टर हो गया, 2 का हो गया लेकिन 3 का नहीं हुआ। इसका मतलब है वह संख्या जो है 6 से विभाज्य नहीं है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? दी गई संख्या में यदि 3 और 2 का गुणज हो तो वह संपूर्ण संख्या 6 से विभक्त होगी। विभाज्य होने वाली संख्या के बारे में हमें 3 और 2 का फैक्टर निकालना पड़ेगा कि क्या उस संख्या में 3 और 2 के गुणज हैं या नहीं हैं। तभी हम वह संख्याएं पता कर सकते हैं कि वह संख्याएं 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आइए संख्या लेते हैं दोस्तों। संख्या है पहले 1458, दूसरा बी है 45675, सी है 25804। आइए देखते हैं कि क्या यह संपूर्ण संख्याएं जो है 6 से विभक्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 14 और 58। क्या यह 2 और 3 का गुणज है? क्या यह 2 और 3 का गुणज है? तो यह तो 2 से विभाज्य है दोस्तों, क्योंकि इसके अंत में 8 है। अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था कि ऐसी संख्या 2 से विभाज्य है जो 2 0 6 4 8 हो। इसका मतलब 2 का तो फैक्टर है। अब 3 से पता कर लेते हैं कि क्या इसमें 3 का गुणज है कि नहीं है। तो 3 के गुणज के लिए हमें
क्या चाहिए, हमें इसका जोड़ चाहिए। तो 4 1 5, 5 5 10, 10 1 18, 10 8 18, 18 जो है 3 से विभाज्य है। इसका मतलब यह 3 और 2 का दोनों का गुणज है, 3 और 2 का दोनों का गुणज है। इसका मतलब यह संख्या जो है दोस्तों 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम इसका भी चेक कर लेंगे, इसी प्रकार इसका भी चेक कर लेंगे, निकाल लेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें 6 से कटेगी या कौन कौन सी संख्याएं नहीं कटेगी। आप निकाल लेना दोस्तों। अब आगे चलते हैं। इसके बाद नंबर है 6 के बाद 7 का। 6 के बाद 7 का दोस्तों 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन से हैं। तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है दोस्तों, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं दी गई संख्या के अंतिम एक अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 का गुणज होना चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ यह जानना है कि ऐसी संख्या है जिसके अंतिम संख्या कोई भी हो, अंतिम संख्या को हम दोगुना करेंगे, दोगुने में उसे संपूर्ण संख्या में शेष संख्याओं में, यहाँ पर शेष संख्या से घटाने पर दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4 8 3। दूसरा एग्जाम्पल है 24 57। यही 2 संख्या हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी संख्या नहीं कटेगी। एक संख्या और ले लेते हैं दोस्तों। एक संख्या है 54 76। आइए देखते हैं इसमें कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी संख्या नहीं कटेगी। तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या के अंतिम एक अंक, यानी यहाँ 483 लिया है, अंतिम एक अंक मतलब है यहाँ 3 लेंगे, 3 का हम दोगुना करेंगे दोस्तों। दोगुना करेंगे तो 3 गुणे 2 करेंगे बराबर 6 आएगा। अब यहाँ शेष संख्या 48 बची, 48 में हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ हम माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ करेंगे 3 आ जाएगा। अब यह शेष संख्या जो है 7 का क्या गुणज है कि नहीं गुणज है। यह संख्या चेक करेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ 4 आएगा, 6 घटाएंगे माइनस करेंगे 4 आएगा। तो हम यह चेक करेंगे क्या यह संख्या 7 का गुणज है कि नहीं गुणज है। तो हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42 आया। इसका मतलब यह दोस्तों यह संपूर्ण संख्या 7 से कट जाएगी। इसी प्रकार हम इसका भी देख सकते हैं। 24 57 का भी देख सकते हैं। 24 57 का भी देख सकते हैं। अंतिम अंक लेंगे, अंतिम अंक दिया है 7 दिया है, 7 दूना 14 करेंगे, 14 इसमें माइनस करेंगे 1 आया, 3 आया, 2 आया। अब इसे चेक करेंगे कि क्या यह 2 का गुणज है, क्या यह 7 का गुणज है कि नहीं गुणज है। मतलब 231 क्या 7 का गुणज है। तो 7 त्रिक 21, 21 2 फिर 7 त्रिक 21। यस, यह संख्या जो है पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगली संख्या लेते हैं दोस्तों। अगली संख्या लेते हैं कि क्या यह संख्या 7 से कट जाएगी। 54 76। तो सबसे पहले इसे हम देखेंगे कि पहले इसका अंतिम अंक लेंगे। अंतिम अंक इसका लेंगे 54 76। तो अंतिम अंक लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 का डबल करेंगे, यहाँ
बोल रखा है कि 2 गुना शेष संख्या से, 2 गुना मतलब है 6 दूना 12, शेष संख्या है दोस्तों 12, यहाँ माइनस करेंगे तो 5 3 5। अब यहाँ लिखेंगे 5 3, 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 49 आया। अब यहाँ 13 हुआ, 13 में से 4 गए, 9 गए 4 आया, यहाँ कट गया, यहाँ 5 आया, तो 7 छंग 42। इसका मतलब 3 शेष आ गया। इसका मतलब अंतिम अंक जो है यह 7 से डिवाइड नहीं है, बाकी संख्याएं सभी डिवाइड है। दोस्तों यहाँ 7 का एक अलग सा रूल चलता है। इसके अलावा आप यह भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर, इसी प्रकार दोस्तों अंतिम संख्या का 5 गुना, इसी तरह से सेम यही 7 से ही कोई संख्या 7 से है डिवाइड है या नहीं है, इसे हम पता करने के लिए एक और रूल है। उसमें हम क्या करेंगे, अंतिम अंक को 5 गुना करेंगे और शेष संख्या से बची शेष संख्या में जोड़ देंगे। यानी यहाँ जो है 5 गुना लिखेंगे और जो यहाँ घटाने को बोल रहा है वहाँ हम जोड़ कर देंगे बस। इसी का यानी 7 से विभक्त होने के लिए एक अलग और रूल्स है। ये तो पहला है। दूसरा रूल जो होता है उसे घटाने के लिए यहाँ जोड़ लगा लेंगे और यहाँ 2 गुना के स्थान पर हम 5 गुना। अब आगे चलते हैं, 8 का लिखते हैं। 8 का लिखते हैं। 8 का दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था कि ऐसी संख्याएं जो अंतिम 3 अंकों से विभक्त हैं वह संपूर्ण संख्याएं विभक्त हैं। 8 से विभाज्य के लिए हमें अंतिम 3 अंक, यहाँ दोस्तों सिर्फ अंतिम 3 अंक लेना है, ना कि संपूर्ण संख्या में जोड़ करना है, घटाव करना है या किसी प्रकार की कोई मेथड लगाना है। सिर्फ अंतिम 3 अंक को देख लेंगे कि अंतिम 3 अंक जो संख्या 8 से विभाज्य हो रही है वह संख्या संपूर्ण संख्या से विभाज्य हो जाएगी। इसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो आइए हम डायरेक्ट अब चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे कि 9 से विभाज्य होने वाली संख्या, 9 से विभाज्य होने वाली संख्या दोस्तों यह 3 का गुणज है। 9 एक ऐसी संख्या है जो 3 का गुणज है, अर्थात सेम वही रूल्स इसमें भी लगेगा कि जो के लिए हमें संख्या पता करना है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई सभी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हो रहा है तो वह संपूर्ण संख्या 9 से कट जाएगी। 9 से विभक्त होने के लिए 78 39 2 में जो है 78, पहले 78 39, दूसरे में है 57 75 34, सॉरी 57 नहीं, 75 34। आइए इसे चेक करते हैं कि क्या यह संख्या 9 से विभक्त होगी कि नहीं विभक्त होगी। तो हमें क्या करना है, दी गई सभी संख्या के अंकों का योग, यानी 7 + 5 + 3 + 4, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 15 4 19। यह संख्या 9 से नहीं कटेगी, अर्थात यह संपूर्ण संख्या 9 से नहीं कटेगी, यह 9 से नहीं कट सकती। इसका लेंगे दोस्तों 7 + 8 + 3 + 9, 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 7 27, 27 क्या यह 9 से कट जाएगी, 9 3 27। यस, यह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, सॉरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आगे चलते हैं, 10 का तो आप जानते ही हैं। अब चलते हैं 11 नंबर। 11 निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभक्त होगी कि 11 से विभक्त नहीं होगी। अब यहाँ से लिखेंगे 11
11 से विभाज्य होने वाली संख्या। यहाँ लिखेंगे दी गई संपूर्ण संख्या के सम तथा विषम का अंतर यदि जीरो और 11 का गुणज हो तो दी गई संपूर्ण संख्या के सम तथा विषम, यहाँ विषम लिखना भूल गए, विषम, सम तथा विषम, यहाँ सम है और यहाँ विषम है, सम तथा विषम का अंतर यदि 0 और 11 का गुणज हो, यानी अंतर या तो 0 आ जाए या तो अंतर 0 आ जाए या फिर वह 11 का गुणज हो तो वह संपूर्ण संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। आइए देखते हैं, इसमें एक दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है 46 75, दूसरा एग्जांपल है 84 36। देखते हैं कि यह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आप संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं जैसे आपकी इच्छा कहे। तो यहाँ 4 अंक है। अब इसका पहले हम लिखते हैं, पहले विषम लिखते हैं फिर उसके बाद सम लिखते हैं। तो विषम पहला और तीसरा यानी 4 + 7, उसके बाद अंतर करना है। यह तो विषम हो गया, यह तो विषम हो गया, अब सम करना है। यह विषम हो गया, अब सम करना है। सम 6 और 5, 6 5, यह सम है, यह सम है। तो इसका अंतर 11 है और यहाँ भी 11 है, इसका मतलब 0 है। अर्थात यह संख्या जो है 11 से विभक्त हो जाएगी। हम इसे चाहे तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम चाहे पहले विषम लिख लें, चाहे हम पहले सम लिख लें उसके बाद विषम लिखें, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अगली सवाल चेक करते हैं। 8 सम संख्या है, विषम संख्या है, उसके बाद विषम लेना है। 3 माइनस करना है, 6 + 4 11 10 बराबर 1 आया। इसका मतलब जो है यह 11 से नहीं कट सकती, क्योंकि इसका अंतर 1 आ गया। अंतर आना चाहिए या तो 0 आए और 0 और 11 का गुणज हो। 11 यदि 0 या तो 0 आए या फिर यहाँ लिख लें, यदि अंतर 0 या फिर 11 का गुणज हो तो वह संपूर्ण संख्या 11 से विभक्त होगी। आइए आगे चलते हैं। 13 से विभाज्य होने वाली संख्या है। संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है। दी गई संख्या के अंतिम अंकों का 4 गुना, अंतिम अंकों का 4 गुना, अर्थात उसका हम 4 से गुणा करेंगे। अंतिम अंकों का 4 से गुणा शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त
प्राप्त संख्या यदि 0 या फिर 13 का गुणज हो तो वह संपूर्ण संख्या 13 से कट जाएगी। दोस्तों 13 से विभाज्य होने के लिए क्या क्या उसके मानक हैं? अंतिम अंकों का 4 से गुणा और शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 0 या फिर 13 का गुणज, यहाँ दोस्तों 13 का गुणज हो तो वह संपूर्ण संख्या 13 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। 1235 लेते हैं, 1236 नहीं 1235 लेते हैं कि यह संख्या क्या 13 से विभक्त होगी कि नहीं विभक्त होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंतिम अंक लिखेंगे। अंतिम अंक का 4 गुना है, यानी 5 गुणे 4 करेंगे, इसका मतलब आया 20 आया। अब यहाँ लिखेंगे 123 में 20 माइनस करेंगे तो 3 आया, 0 आया, 1 आया, 3 आया, 0 आया और 1 आया। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या यह 13 का गुणज है कि नहीं गुणज है। 13 से भाग करेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104 ज़्यादा हो जाता दोस्तों। 13 × 7 = 91 यहाँ लिखे। इसका मतलब यह संख्या जो है 13 से विभक्त नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप चाहे जो भी संख्या ले सकते हैं, 13 से विभक्त होने के लिए क्या क्या मानक होना चाहिए। अब वो संख्या पद्धति के इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे के जो भी कुछ बचा है इसमें हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।